सभी लोगों से मेरा निवेदन है वह जल्दी जल्दी लाइव आ जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और आपके जो भी विचार हैं, जो भी सुझाव हैं, जो भी प्रश्न हैं, आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु श्रेष्ठ आज कोरोना पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि आज किस तरह से एक परिवर्तन के रूप में हमें जो समय देखने को मिल रहा है, पता नहीं ये समय किस रूप में कहाँ कैसे ले जाएगा। चलिए, तो मैं छोटे छोटे कुछ मैंने आंकड़े इकट्ठे किए, मैं उस पर चर्चा करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। भारत की जनसंख्या अभी किस तरह से कार्य कर रही है। 2016 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं। भारत की जनसंख्या 1,32,68,01,576 जो है जनसंख्या है, और इसकी जो डेंसिटी है प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोग, यानी 382 जो लोग हैं वो 1 किलोमीटर पर है। ये इसका घनत्व है। इसकी वृद्धि दर किस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। 1.19% के हिसाब से ये जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। जन्म दर 19 लोग प्रति 1000 पर बढ़ रहे हैं। प्रति 1000 पर 19 लोग बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा आप इन आंकड़ों को लिखें और जो हम मूल बात कहने जा रहे हैं उस पर ध्यान दें। मृत्यु दर है 7 लोग प्रति 1000 पर। मृत्यु दर है 7 लोग प्रति 1000 पर, और अनुमान है ऐसा कि 2050 में ये चीन की जनसंख्या को भी पार कर जाएगा। यानी कि 2050 में जो भारत की जनसंख्या होगी 1,65,65,54,54,000 ये जनसंख्या भारत की होगी। और भारत ही नहीं, ये जो भी हमें लोग समाज में पैदा हो रहे हैं, जन्म रहे हैं, ये जनसंख्या बढ़ेगी ही, कम होने का सवाल कभी नहीं दिखाई देता। भारत में प्रतिदिन लगभग 49,481 बच्चे जन्म लेते हैं, वहीं 22,500 लोग हर दिन मरते हैं। मेरी इन बातों को आप याद रखिएगा, चाहे तो इसे नोट कर लीजिएगा। भारत में प्रतिदिन लगभग 49,481 बच्चे जन्म लेते हैं, वहीं 22,500 लोग हर दिन मरते हैं। और पूरी दुनिया में 1 मिनट में 240 बच्चे जन्म लेते हैं, जो पर मिनट का इसका रेट है 250 बर्थ ईच एंड 150 पीपल डाई। और पर हावर रेट इसका 15,000 बर्ड्स एंड 6,316 पीपल डाई। ये पर हावर का रेट है। और पर डे का जो रेट है बर्थ का और डाई का, वो है 3,60,000 बर्ड्स, और जो पीपल डाई होते हैं वो 1,51,600। अब बात करते हैं कोरोना पर, और उससे पहले मैंने ये आंकड़े आपके सामने क्यों रखे। क्या लोग पहले नहीं मरते थे? क्या लोग अब नहीं मर रहे हैं? लेकिन हमें वही आंकड़े क्यों दिखाए जा रहे हैं हर जगह?
मैं कुछ चीज़ों पर चाहूँगा प्रकाश भी डालूंगा। हमें रूस के बारे में कोई खबर क्यों नहीं दी जा रही? दूसरी बात, आज हमारे सामने जो परिस्थिति है, क्या हम इसमें अपनी आत्मिक जागृति और आत्मचिंतन को बढ़ा सकते हैं? मैं जो भी बातें आपके सामने रख रहा हूँ, बड़े आराम से, बड़े धैर्य के साथ आप मेरी बातें सुनिए, और जो भी आपके विचार हो, जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी आपके सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एक बंदर को आप घर में बंद कर लीजिए और उसने जो भी उत्पात मचाया उसको आप अवलोकन कर पाएंगे। लेकिन अगर बंदर खुला है और उत्पात मचा रहा है, आप उसका अवलोकन नहीं कर पाएंगे। लोग कोरोना वायरस से अभी प्रेजेंट में उतने लोग नहीं मरे जितने आपसी झगड़े, धर्म के नाम पर झगड़े, बीमारियों के नाम पर, संप्रदायों के, प्रतिष्ठाओं के नाम पर, संपत्ति के नाम पर मरे। पर आज चर्चा कोरोना पर ही क्यों हर जगह? आज कैसे ये देश इतना संवेदनशील हो गया? उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि ये रोग छुआछूत का रोग है। ये छूने से दूसरे को हो जाता है, इसलिए दूसरा आपकी फिक्र कर रहा है। वो आपकी फिक्र नहीं, वो अपनी फिक्र कर रहा है। वरना जितना कोरोना से अभी तक लोग नहीं मरे हैं, उससे ज़्यादा लोग हर साल कितने मरते हैं, मैं वो आंकड़े भी आपको दिखाना चाहूँगा। वायु प्रदूषण से 88 लाख लोग हर साल मरते हैं। ये WHO की रिपोर्ट है। 22 सालों में ये रिपोर्ट ग्रो करी है और पूरी रिसर्च तैयार की गई है। 88 लाख लोग हर साल वायु प्रदूषण से मरते हैं। तंबाकू से 72 लाख लोग हर साल पूरे वर्ल्ड में मरते हैं। एड्स जो रोग है, उससे 10 लाख लोग पूरी दुनिया में हर साल मरते हैं। मलेरिया से 6 लाख लोग हर साल मरते हैं पूरी दुनिया में। और हिंसक घटनाओं में 5,03,000 लोग हर साल मरते हैं। क्या इन मौतों पर कभी चर्चा की गई? कभी कोई डिबेट की गई? आज कोरोना पर ही क्यों हम लोग खड़े हो गए? उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि ये छूने से फैलता है। आज हम कैसे एकदम से चेत गए? क्या चेताने के लिए प्रकृति ने कोई और तरीके हमें नहीं दिए? कोई और बीमारी हमें नहीं दी? बिल्कुल दी, हर पल दी, हर तरीके से दी। लेकिन आज जो हमें कोरोना मिला है, ये हमारे चेताने के लिए है। कैसे है चेताने के लिए? और हमें फ़ायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ? नुकसान ये हुआ कि भारत की और पूरे वर्ल्ड की जो GDP है वो गिर गई। यानी कि जो अर्थशास्त्री हैं, जो भौतिकवादी हैं, उनकी नज़र में बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। लोगों के पास कमाने के लिए पैसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें। भारत का जो अर्थशास्त्र का आंकड़ा था वो गड़बड़ा गया। शेयर मार्केट पूरे वर्ल्ड का डाउन चला गया। लेकिन अगर आप प्रकृति की नज़रों से देखें, हर जगह, हर जंगल की ओर आप कहीं भी जाएं, पर्वतों की ओर, नदियों की ओर, नहरों की ओर, सब गीत गा रहे हैं। उसका कारण क्या है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? गंगा जैसी 6 प्रमुख नदियाँ पूरे भारत में हैं।
जिसमें केवल गंगा के आसपास 40% आबादी गंगा नदी पर ही निर्भर करती है। केवल 40% केवल गंगा पर ही निर्भर करती है। 2019-2020 तक नदियों को हम साफ करने के लिए भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने को मंजूरी दी। 20,000 करोड़ रुपया आवंटित किया केवल गंगा सफाई के लिए। वो रुपया बचा हमारा या नहीं? लेकिन हम जो भारत के लोग हैं, हमें फिक्र है कि हम घर में कैद कैसे हो गए। जो स्वस्थ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम डार्विनवाद के सिद्धांत को माने तो हम लोगों की पैदाइश बंदरों से हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बंदर वाले गुण तो कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे। और लेमार्क ने कहा कि मनुष्य की प्रवृत्ति कुछ वानरों की तरह ही है। वो जहाँ भी जाता है उत्पात की तरह ही जीवन को देखता है। बाजार में, सड़कों पर आप आज से 1 महीने पहले आप जब चौराहों पर, शहरों पर, कहीं पर भी जब आप खड़े होते थे तो एक शोर देखते थे, लोगों की भागती दौड़ती ज़िंदगी देखते थे। आप समाचारों में देखते थे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कैसे हम लोग जीवन को जिएंगे, कैसे हम कार्य करेंगे। आप किस तरह से जीवन को देखते थे। लेकिन आज सब लोग घर में कैद हैं और जीवन फिर भी चल रहा है। आज भूख से उतने लोग नहीं मर रहे। आज भूख से कितने लोग मर रहे हैं? शायद हमारे पास कोई आंकड़ा ना हो, लेकिन हम लोगों ने जो अपने आसपास की प्रकृति माता को जो खराब कर दिया था, वो हम कैसे आंकड़े को देख सकते हैं? मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। वर्ल्ड डैश की रिपोर्ट जो अमर उजाला में प्रकाशित हुई थी, उसके मुताबिक वायु प्रदूषण से हर साल 88 लाख मौतें हो रही थी। इतनी मौतें भूख से नहीं हो रही हैं प्रेजेंट में भी, शायद आपने अगर सुना हो। लेकिन जो वर्ल्ड डैश की रिपोर्ट जो अमर उजाला में प्रकाशित हुई, उसके अनुसार वायु प्रदूषण से हर साल 88 लाख मौतें हो रही थी, और जो हमारी प्रत्याशा उम्र थी वो भी 3 साल घटी। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने कहा कि वायु प्रदूषण महामारी का रूप ले चुका है और इसको प्रदूषण को रोकना पड़ेगा। कंप्यूटर मॉडल की मदद से उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में लोगों की उम्र प्रत्याशा 2 साल 10 महीने की कमी आई है केवल वायु प्रदूषण से। तो इसका मतलब जब आप घरों में कैद हुए, वायु प्रदूषण खत्म। इसका मतलब वायु प्रदूषण कौन फैला रहा था? और वायु प्रदूषण से जो 88 लाख मौतें हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी? हमारी वजह से। आज एकदम से वो संवेदनशील कैसे हो गए? आज उनकी भावनाएं हमसे कैसे जुड़ गई? उसका कि ये कारण है, ये हमें छूने से बढ़ता है। 88 लाख मौतें केवल वायु प्रदूषण से थी और आज वो नहीं हो रही। तंबाकू के सेवन से 72 लाख मौतें थी। तंबाकू पर लिखा भी होता है कि तंबाकू कैंसर के रोग को पैदा करता है। कोई नहीं सुनता था। आज कैसे सचेत हो रहे हैं? क्योंकि आपकी तंबाकू से अब दूसरे को परेशानी होने लगी है। ये वो कोरोना है जिसकी वजह से अब दूसरे को भी कष्ट होता है, इसलिए लोग सचेत हैं। वरना आपके घर में अगर कोई शराब पीता है, आपके घर में कोई तंबाकू खाता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।
हो सकता है कि अगर वो कानून का ज़्यादा मर्मज्ञ हो तो वो कहे ये तो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, और आप भी कहेंगे ठीक है करने दो, उसको कोई बात नहीं है। सरकार भी थोड़ा टैक्स बढ़ा देगी, सरकार को भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोरोना से इतनी मौतें नहीं हुई जितनी इन चीज़ों से मौतें हो रही हैं। तंबाकू के सेवन से 72 लाख मौत है, किसी को कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये छूने से नहीं फैलता। एड्स से 10 लाख मौत है, किसी को कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये छूने से नहीं फैलता। मलेरिया से 6 लाख मौत है, किसी को परेशानी नहीं है क्योंकि ये छूने से नहीं फैलता। इनसे घटनाओं से 5 लाख मौत है, किसी को कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये छूने से नहीं फैलता। कोरोना से प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये छूने से फैलता है। आज हमदर्द हम लोग इसलिए बन रहे हैं, आज हम संवेदनशील इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये छूने से फैलता है। आज लोग आपकी सुरक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी सुरक्षा में उनकी सुरक्षा निहित है। इसमें आपकी सुरक्षा का कोई लेना देना नहीं। आप घर में रहें जिससे दूसरा व्यक्ति सुरक्षित रह सके, इसमें आपकी सुरक्षा का कोई लेना देना नहीं। अगर आपकी सुरक्षा का लेना देना इस समाज को या सरकार को या स्वयं आपको अगर होता तो करोड़ों लोग मर चुके हैं। ISIS में लाखों मौतें हुई, इस्लामिक संगठनों ने कितनी मौतें कर दी। हिटलर ने 77 लाख यहूदी मार डाले, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लोग रोज मर रहे हैं। 22,500 लोग रोज मरते हैं भारत में। हमने कभी आंकड़ा नहीं सुना, कभी किसी टीवी चैनल ने नहीं बताया। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारे आसपास का जो एक माहौल बनाया गया है, हमारे आसपास का जो सिस्टम तैयार किया गया है, वो सिस्टम बिल्कुल भौतिक विधियों से, भौतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए क्रिएट किया गया है। इसमें जो GDP है, जो आपकी आर्थिक ग्रोथ है, उसके हिसाब से आपकी GDP तय की जाती है, उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग तैयार की जाती है, उसके हिसाब से आपको डॉलर की तुलना में रुपया आपका मजबूत किया जाता है। और सभी लोग लगे हुए हैं डॉलर से लड़ाई लड़ने के लिए, कैसे भी रुपया जीत जाए, रुपया उसके बराबर आ जाए। लेकिन आज मैं मानता हूं कि रुपया हार गया, मैं मानता हूं कि GDP गिर गई, लेकिन प्रकृति माता जीत गई, ये धरा जीत गई। आज आप हर नदी को देखें, वो एक कल्लर की ध्वनि गीत गा रही है, बांसुरी बजा रही है। आज सड़कें देखें, आज पेड़ पौधे देखें, सब खुशियां मना रहे हैं, प्रकृति गीत गा रही है। इससे ये पता चलता है कि हमने अपने शोर में प्रकृति के शोर को दबा दिया था, और प्रकृति अब खुद अपने तरीके से इसको ठीक कर रही है। मैं कोरोना के बारे में कुछ और बात करूं। US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार कोरोना वायरस का समूह जो कि जानवरों में पाया जाता है, कुछ मामलों में भी इसे जूनेटिक कहा जाता है। CDS की एक रिपोर्ट ने इसको कृत्रिम होने का संकेत दिया। हम मान सकते हैं कि चाइना की ये चाल हो सकती है, हम मान सकते हैं कि उसने अपने स्वार्थ के लिए ये किया हो, चलो मान ही लेते हैं। लेकिन विश्व को फायदा हुआ या नुकसान? भारत को नुकसान कितना हुआ? भारत अध्यात्म का देश रहा है हजारों लाखों सालों से, इसलिए भारत की वो होड़ भौतिक जीत वाले कार्यक्रम में संलग्न होने की कभी रही नहीं, इसलिए भारत ने कभी GDP पर ध्यान दिया ही नहीं। इसलिए भारत में जो आर्थिक उन्नति के स्रोत थे वो उतने बड़े नहीं थे, भारत में इतना प्रदूषण नहीं था। लेकिन जो एक
WHO की रिपोर्ट है वो अमेरिका के प्रदूषण को छुपा लेती थी, या WHO की रिपोर्ट वो सारे यूरोप के देश जिनमें प्रदूषण हद से ज़्यादा है उनकी रिपोर्टें WHO छुपा लेती थी। और आज कोरोना से हुई मौतों ने सारे के सारे राज खोल दिए। आप ध्यान दें, जिन देशों की GDP ज़्यादा थी, जिन देशों की आर्थिक उन्नति ज़्यादा थी, मौतें आज वहाँ सबसे ज़्यादा हुई। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि हम इन 50 सालों में अपने से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वायरस पहले नहीं था, ये वायरस पहले था। इस तरह के वायरस भी पहले थे, वरना आप ह्यूमन कोरोना वायरस डालकर आप गूगल पर सर्च करें। 1965 में एक ह्यूमन कोरोना वायरस नाम का एक विषाणु ने जन्म लिया, उसकी खोज की गई 1965 में। तो लेकिन उस वक्त हम क्योंकि ऋषियों मुनियों से जुड़े रहे, गुरुकुलों से जुड़े रहे, उसकी पद्धतियों से जुड़े रहे, तो हम लोग सेफ्टी करना जानते थे। हम लोग घरों के आगे गोबर की लिपाई करते थे, घर के आगे सातिया बनाते थे, हल्दी से चावल लगाते थे, क्योंकि हम मालूम है कि हल्दी जो है विषाणुओं को मार देती है। हम गेट की देहरी पर दीपक जलाते थे, हम वो सारे कार्य करते थे। लेकिन पश्चिमी सभ्यता से जीतने के लिए उसको हम फॉलो करने लगे। हम जिससे जीतना चाहते थे अब उसी को फॉलो करने लगे। हमें लगा कि शायद उसकी तरह से जीवन जीकर हम उसे हरा देंगे, और वही हुआ जो पश्चिमी सभ्यता के देश चाहते थे। उन्होंने हमें अपने जैसा बनाया। अब ना हम उनके जैसे बन पाए, ना हम अपने जैसे रह पाए। 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी के मनोवैज्ञानिक नाथन डेवाल और राय बाउमेसाइटर ने कई छात्रों को लेकर 2 ग्रुप बनाए। उसमें एक समूह को कहा कि वे डेंटिस्ट के यहाँ जो पीड़ा हुई थी उस पीड़ा को याद करें और उसके अनुभव को महसूस करें अपने अंदर, और दूसरे ग्रुप को कहा कि वह अपनी मौत के बारे में सोचें, जो मौत से वो गुजर रहे हैं उसके बारे में वो सोचें। फिर दोनों को कुछ अधूरे शब्दों को पूरा करने को कहा गया। उन्होंने पाया कि जो सेकंड टीम थी, जो मृत्यु के बारे में सोच रही थी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक शब्द लिखे, यानी कि जो उनको कुछ अधूरे शब्द पूरा करने के लिए कहा गया था, उसको पूरा करने के लिए जो सेकंड टीम थी, जो मृत्यु के बारे में सोचती थी, उसने ज़्यादा सकारात्मक शब्द लिखे। और फाइनल रिसर्च में इस नतीजे पर पहुंचे कि मौत से लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर भयावह अनुभव से लगते हैं, लेकिन जब वह इसके बारे में चिंतन करते हैं तो उनका मन अपने आप प्रसन्न करने वाले विचार सोचने लग जाता है। यह स्टडीज़ में प्रूफ किया गया इस बात। किस तरह के लोग सकारात्मक चिंतन करते हैं? जो मृत्यु पर चिंतन करते हैं। हमारे गुरु, हमारे स्कूल क्या मृत्यु पर चिंतन करना सिखाते हैं? लेकिन ये शोध हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी में नाथन डेवाल और राव बाउमेसाइटर के द्वारा कि मृत्यु पर जो चिंतन करते हैं उनके अंदर ज़्यादा सकारात्मकता पाई गई। आप सोचिए, मैं एक CBSE बोर्ड का एक स्कूल है यहाँ शुकाबाद में, मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि कुछ आध्यात्मिक बच्चों को जानकारी दें। उन्होंने कहा बच्चे सुनना ही नहीं चाहते। इसका मतलब क्या है कि हम बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाई को दे रहे हैं, हम लोगों के अकॉर्डिंग पढ़ाई को दे रहे हैं। यानी कि जब
चाबुक के डर से एक कोई जानवर अगर मेज पर बैठ जाता है तो हम उसे वेल ट्रेंड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। और आज हम अपने बच्चों को वेल ट्रेंड बना रहे हैं, क्योंकि सरकारें भी यही चाहती हैं। आप IAS का एग्ज़ाम निकालिए, उसमें क्या देखा जाता है? आपकी बुद्धि की रेस देखी जाती है, आपकी बुद्धि के दौड़े आप कितनी तेज़ी से दौड़ा सकते हैं। आपकी विवेकशीलता नहीं देखी जाती, आपकी बुद्धिमत्ता देखी जाती है, आपकी इंटेलिजेंसी देखी जाती है, इंटेलेक्चुअलिटी नहीं देखी जाती। और आप भी वही बनना चाहते हैं। और ये जो एरा है आज के टाइम का एजुकेशन सिस्टम है, ये हमने कहाँ से कॉपी किया? ये हमने यूरोप से कॉपी किया। लॉर्ड मैकाले यही तो चाहता था कि इस तरह का एजुकेशन सिस्टम आ जाए, और जो 70,000 गुरुकुल 1853 में 53 तक जो चल रहे थे पूरे भारत में, वो सब ध्वस्त कर दिए गए। क्योंकि मैकाले जानता था कि इस तरह की जो शिक्षा है जिसमें केवल रीडिंग राइटिंग लर्निंग, बस यही 3 कॉन्सेप्ट हैं आज की एजुकेशन व्यवस्था में, बस उसी को हमें फॉलो करना है। और वो करते, तो हमारी जड़ ही खोखली कर दी गई। हम केवल भौतिक वस्तुओं को इधर से उधर करने में पूरे जीवन बता देते हैं। और आज पूरा जीवन जिस घर को बनाने में लगा दिया हमने, आज उसी घर में कैसे दम घुट रहा है, कैसे हम अपने मन को टाइम पास नहीं कर पा रहे, कैसे मन के स्थिरता सब कुछ देख रहे हैं। विपश्यना के बारे में आपने सुना होगा, 10 दिन वहाँ जाते हैं और एक कमरे में रहते हैं, फल खाना खाते हैं और साधना करते हैं 10 दिन। लेकिन प्रकृति ने तो आपको मौका दिया 21 दिन का, और दिन बढ़ गए। कितना चिंतन किया आपने, क्या किया, आपको पता है आपने क्या किया? जो उत्पात हम शहरों में मचाते थे, सड़कों पर मचाते थे, ऑफिसों में मचाते थे, अब वो उत्पात हम घर पे मचाने लगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं भारत में। ये है ऋषियों की संतान है। और हम शांति की खोज करना चाहते हैं। हम हिंदू एकता की, मुस्लिम एकता की बात करते हैं, मनुष्य एकता की बात क्यों नहीं करते हैं? हम गौ माता को बचाने की बात करते हैं, हम जीव हत्या को क्यों नहीं रोकना चाहते? उसमें अपना स्वार्थ नहीं सबूता ना। जैसे सरकार शराब के ठेके बंद कर दे, शराब से मरने वाले लोग ही कम हो जाएंगे, कैंसर से मरने वाले लोग कम हो जाएंगे, लेकिन उसमें सरकार का स्वार्थ निहित है ना। तो आज कोरोना पे सरकार कैसे एकदम सतर्क हो गई? क्योंकि वही बात छूने से फैलता है। %90 पॉर्न हब की जो वेबसाइट है उसकी रिपोर्ट आई, 90% पॉर्न देखने वालों की संख्या भारत में बढ़ गई। ये भारत वो देश है जहाँ की बहुएं का अगर पल्लू अगर थोड़ा ऊपर हो जाए तो सास और ससुर आंखें टेढ़ी कर लेते हैं। ये वो संस्कृति का देश बन चुका है वर्तमान में। और ऐसा नहीं वर्तमान में, पहले और ज़्यादा था। अब तो चीज़ों में बदलाव आया है। पहले गांव में क्या था, स्त्रियां पल्लू ढक के रहती थी, पल्लू में रखा जाता था, भले ही वो खेतों में चले जाएं खुले में शौच करने, पर घर में वो पल्लू ढक के रहेंगी। ये कैसी दोहरी मानसिकता में हम लोग जीते थे। हमने प्रकृति को कितना बर्बाद किया है, और आज प्रकृति जब संतुलन कर रही है अपना, तो हमें लग रहा है कि हम बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन आपने गौर किया, गांव में आज भी हालत वैसे ही हैं जैसे पहले थे, क्योंकि उन्होंने GDP बढ़ाने के लिए कोई सहयोग नहीं किया, उनके यहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं देता था, या गांव के लोग जैसा जीवन जीते थे वैसा ही आज भी जीते हैं। वहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा आज भी।
उसका रीज़न ये है कि वो प्रकृति के ज़्यादा करीब थे और हमने प्रकृति से ही अपना बैर बना लिया। हमने अर्थ की दौड़ में अपना सारा जीवन अर्थ की दौड़ में लगा दिया और हुआ क्या? हम जिससे कंपटीशन करना चाहते थे अमेरिका, आज वहाँ पर ही 20,000 मौतें हो गई। अब हम किस में कंपटीशन करेंगे? ये सब हो क्या रहा है? बहुत बड़ा आत्मचिंतन करने का ये समय है कि ये हो क्या रहा है और क्या कुछ ऐसा भी जो हमसे छुपाया जा रहा है। हाँ, मुझे अभी जितने लोग देख रहे हैं बहुत ध्यान से सुने इस बात को। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के अफसर, अधिकारी लोग, 22 स्वास्थ्य कर्मी, जिनमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, एक फाइल के ट्रांसफ़र होने से सबको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एक फाइल सबके हाथों में आती चली गई और सबको कोरोना पॉजिटिव सब पाए गए। कोरोना पॉजिटिव स्वास्थ्य कर्मी, वो जो खुद अपने आप को कितना मेंटेन रखते होंगे, हर तरह से दस्ताने पहने रहते होंगे, फिर भी एक फाइल जो पूरे स्वास्थ्य विभाग में जितने अफसरों के हाथ से गुजरी, उन सबको कोरोना पॉजिटिव हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और अपने सुझाव भी देते रहिएगा। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के 22 कर्मचारी जिनके पास से फाइल गुजरी, उन सबको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यानी कि अगर मान लें कि एक वायरस 14 घंटे अगर जिंदा रहता है, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ, अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया पूरी तरीके से, सब चल रहा है, लेकिन अगर अफवाहों पर ही ध्यान दें उस हिसाब से क्या है, आप जहाँ खाना लेने जा रहे हैं क्या वो सैनिटाइज किया हुआ है? क्या सैनिटाइज किया हुआ खाना खा सकते हैं? क्या आप जिस मंडी से आपके लिए खाना आता है, सामान आता है, क्या उस पर सैनिटाइज किया जा सकता है? सैनिटाइज करते ही वो जहर हो जाएगा। फिर जिनके हाथों से सब्जी आ रही है, जिनके हाथों से आप सामान ले रहे हैं, क्या आपने उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट या कोरोना वायरस की कोई रिपोर्ट देखी? क्या आप जिस एटीएम से, बैंक से पैसे ला रहे हैं, क्या ये कंफर्म है कि उसमें वो वायरस नहीं होगा? कोई कंफर्म नहीं होगा। हम किस हद में डूबे हुए हैं, हम किस हद तक फंसे हुए हैं, हमें खुद नहीं पता। सब्जी मंडी में सैनिटाइज सड़कों पर कर सकते हैं, पर फलों पर और सब्जियों पर क्या कर नहीं पाएंगे? क्या करना नहीं चाहिए? करना चाहिए, लेकिन कर सकते हैं नहीं, क्योंकि करते ही वो जहर हो जाएगी, आप खा नहीं सकते, मर जाएंगे। तो कैसे उसे धोएं, कैसे काम करें? क्योंकि डिटॉल और सैनिटाइज तो लगा नहीं सकते। हम आज उन स्थितियों में खड़े हुए हैं जहां मृत्यु का कोई भी पता नहीं है। वास्तविकता है ये, मृत्यु का कोई पता नहीं है। ऐसे दोहराए पे आके खड़े हुए और हमें पूरी बात नहीं बताई जा रही है, क्योंकि भगदड़ मच जाएगी हर जगह, हर तरफ। वरना आप सोचिए, जिनके हाथों से आप ब्रेड ले रहे हैं, खाने को ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, क्या वो सैनिटाइज किया हुआ है? इतना सैनिटाइजेशन ही नहीं है। दूसरे नंबर की जनसंख्या है भारत की पूरे विश्व में। आज हम ऐसे दोहराए पर खड़े हैं जहां मृत्यु का कोई पता नहीं है।
और ये भी कोई प्रमाणित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि हवा में है या व्यक्ति से व्यक्ति में फैल रहा है। सुना है कि व्यक्ति से व्यक्ति में फैल रहा है। पूरा, हाँ बिल्कुल सही बात है, अनिश्चित जीवन हो गया है, बिल्कुल सही कहा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपसे कि हम ऐसे दोराहे पर खड़े हुए हैं जहाँ जीवन और मृत्यु का कोई पता नहीं है। जीवन का भी नहीं पता, क्योंकि जैसे जी रहे थे हम वैसे जी रहे थे जैसा हमें सिखाया गया था, तो हम कॉपी कर रहे थे। क्योंकि बंदर को देख के कॉपी करता है, तो हम बंदरों की संतानें हैं। हमारे अंदर कुछ गुण तो अब रह गए हैं, कुछ बंदरों के। पूरी तरीके से तो मनुष्य बन नहीं पाए। तो हम ऐसे दोराहे पर खड़े हुए हैं जहाँ जीवन और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन क्या हम मृत्यु पर चिंतन कर रहे हैं? नहीं। जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद चिंतन हम करते हैं। क्या तो भी हम चिंतन कर रहे हैं? नहीं। हमारे आसपास लोग रोज मरते थे, 22,500 लोग रोज मरते थे। ये आंकड़ा है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आंकड़ा है, ये शोध पत्र। 22,500 लोग रोज मरते थे। और पूरे विश्व का आंकड़ा है, वायु प्रदूषण से 88 लाख लोग मरते हैं पूरे साल, पूरे विश्व में। वायु प्रदूषण से 88 लाख लोग मरते हैं, तंबाकू सेवन से 72 लाख लोग मरते हैं, एड्स से 10 लाख लोग मरते हैं, मलेरिया से 6 लाख लोग मरते हैं, हिंसक घटनाओं से 5 लाख लोग मरते हैं। क्या हम तब भी चेते? तो आप कैसे चेत जाएंगे? क्योंकि मृत्यु पर चिंतन हमें सिखाया ही नहीं गया। हमें तो स्कूलों में समकोण पढ़ाया जाता था, तो कौन पढ़ाया जाता था, पर दृष्टिकोण तो पढ़ाया ही नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है हमें प्रोडक्ट की तरह यूज़ करना। वो हमारे अंदर प्रोडक्टिविटी देखना चाहती है, और वो जानती है जैसे हमारे अंदर प्रोडक्टिविटी खत्म होगी वो हमें रिटायर कर देगी। उसको हमारे नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, लेकिन हम फिर भी बचे रहे हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि पूरे अमेरिका की जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है। और अमेरिका में ऐसे हालात, तो भारत तो कितना बड़ा है, पर हम कैसे बच रहे हैं? उसका कारण ये है कि हम पूरे तरीके से भौतिकवादी नहीं हो पाए। हम ज़्यादा पैसे की होड़ में नहीं लगे। हम लोगों का जो अस्तित्व है वो संतोषम परमम सुखम, ये है हमारे भारत का अस्तित्व। इसलिए आज भी हम हल्दी का इस्तेमाल करना जानते हैं, काली मिर्च अदरक का काढ़ा बनाकर पीना जानते हैं, गुलर का काढ़ा बनाकर पीना जानते हैं। हम योग भी करना जानते हैं, हम अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन आपने गौर किया इस बात का, जो शाकाहारी है उनके संक्रमित होने की तादाद बहुत कम है। मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, और मैं जो भी बात बता रहा हूँ पूरे शोध के साथ बता रहा हूँ। जितने लोग संक्रमित हैं उसमें शाकाहारी नाम मात्र के हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आपकी इम्यूनिटी के अलावा एक टी सेल होते हैं बॉडी में जो लड़ाई करते हैं, बाहर जो वायरस अटैक करता है। लेकिन हमारे क्रोमोसोम्स में ही, हमारे डीएनए में ही वो लड़ने की पावर है। इसे हम अपने ऋषियों का तेज कहें या भारत का ही एक ऑरा जो हमें बचाता है उन तरह की बीमारियों से। 1893 में एक हैजा फैला था पूरे भारत में, हजारों लाखों लोग मर रहे थे, और फिर भी हमने बहुत जल्दी एक हफ्ते के अंदर कवर कर लिया था। कैसे? आज भी आप गांव में आप जाएं, चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं कुछ घरों में, गोबर से लिपाई होती है और वहाँ हल्दी से निशान बनाया जाता है या चूने से। और आप अगर हमारे विज्ञान को देखें, हल्दी और चूना वायरस को खत्म करने के लिए काफी है। आपको पता है अगर हमारी कोशिकाओं पर प्रोटीन की परत चढ़ जाती है तो उस कोशिका का मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, और वही
कैंसर के सेल्स बनाने के लिए कारगर हो जाता है। पर हल्दी उसी प्रोटॉन की परत को तोड़ देती है। इसलिए जो लोग हल्दी खाते हैं या पीते हैं, दूध में लेते हैं, उन्हें कैंसर की चांसेस नाम मात्र ही होते हैं, बहुत कम। और हमारे भारत का अस्तित्व इन्हीं मिर्च मसालों से ही जुड़ा रहा। इसलिए भारत ने इन मिर्च मसालों के बदले सोना आयात किया। इसलिए भारत सोने की चिड़िया बना, क्योंकि वो शुरू से अपने चीज़ों को देता आ रहा था। और मिर्च मसालों के साथ भारत ने अपना ज्ञान भी दिया, अपनी सूचनाएं भी दी। लेकिन आज उसी भारत या आज उसी मैकाले की पढ़ाई को पढ़े हुए आज के हम लोग आज अगर देखें तो हम आज पहले बाहर आतंक मचाते थे, अब घर में आतंक मचाते हैं। पहले बाहर झगड़े करते थे, बाहर का शोर। आप किसी भी चौराहे पर निकल जाते, आज से 1 महीने पहले आप कानों में उंगली डालनी पड़ती है। अगर आप बिल्कुल शांत जगह में रहें और एकदम से आप चौराहे पे चले जाएं तो आपको कानों में उंगली डालनी पड़ जाएगी, इतना शोर। अभी नासा की एक रिपोर्ट आई, पृथ्वी बहुत शांत हो गई है। जो आवाज़ें जो हम लोग हॉर्न बजाते हैं, चीख पुकार, तमाम बातें, अब वो सब पृथ्वी के बाहर जाती थी, वो कम हो गई। कितनी? 80% कम। और ओजोन जो परत का जो छेद हो गया था 27 किलोमीटर का, वो भी भरने लगा है। यानी प्रकृति अब अच्छी होने लगी है। इसका मतलब खराब कौन कर रहा था? हम कहते थे साहब घोर कलयुग है, तो कलयुगी है कौन? कलयुग कोई बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति है जिसने ये सब कर दिया खराब? हम लोग ही हैं वो। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि 60% भारत में हिंसा के मामले बढ़े हैं, केवल भारत में। जबकि भारतीय इतने हिंसक नहीं होते हैं। तब आप सोचो तो विदेशों में क्या हाल होगा। और पोर्न वीडियो देखने वालों की संख्या 90% भारत में बढ़ गई। ये वो भारत का देश है जहाँ संस्कृति, धर्म, सत्य, ज्ञान की चर्चा की जाती है। उस भारत की मैं बात कर रहा हूँ। ये दोहरे चेहरे किसने दिए? ये हमें मैकाले की पढ़ाई ने दिए। क्योंकि समकोण त्रिकोण तो पढ़ने चले जाते थे हम स्कूल, पर दृष्टिकोण पढ़ने कहाँ जाएं? जिनसे पढ़ने जाएं वो खुद जेल में चले जाते हैं बैठे हुए। क्या करें? तो भौतिक रूप पर हमारा ह्रास हुआ है, हमारा नहीं हुआ। तब है ना टीवी में आता था साहब जीडीपी इतनी कम रह गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग है ना त्रस्त हो रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आज तो आप घर में बैठ के, अब क्या आप जीवन नहीं चल रहा आपका? आज भी चल रहा है। और आज से 50 साल पहले जिस दौर में हम जैसे रहते थे, आज वैसे ही रह रहे हैं। आज से 50 साल पहले अपने माँ बाप के साथ रहना, बैठकर रामायण देखना और वो सारी चीज़ें 30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। रामायण जो अभी आई है वो आज से 30 साल पहले आई थी। तो 30 साल पहले वाले हालात में हम हैं। लेकिन वो ज़्यादा प्रसन्नचित्त हैं जो सहज हैं, और जो असहज हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने, ये वो लोग हैं जो वायु प्रदूषण से 88 लाख लोग जो मरते थे, ये उनमें से हैं। और ये रिपोर्ट, हर साल की रिपोर्ट जो WHO देता है, वायु प्रदूषण से 88 लाख लोग मरते हैं पूरे वर्ल्ड में। तंबाकू खाने से 72 लाख लोग मरते हैं पूरे वर्ल्ड में। एड्स से पूरे वर्ल्ड में 10 लाख लोग मरते हैं। मलेरिया से 6 लाख लोग मरते हैं पूरे वर्ल्ड में। हिंसक घटनाओं से 5,30,000 लोग मरते हैं पूरे वर्ल्ड में। ये वो लोग हैं जिन्हें अब घर में कैद कर दिया गया, तुम कैसे भी नहीं मर सकते। तो अब क्या कर रहे हैं ये? अब करते हैं ये घरेलू हिंसा। अभी जो शिकायतें आई हैं जितनी, अभी तो कुछ शिकायतें तो आई भी नहीं हैं, पर जितनी शिकायतें बढ़ी हैं इस 1 महीने में, वो 60% हैं घरेलू हिंसा की।
क्या पुरुष ही इसका कारण है? क्योंकि पुरुष को जन्म देने वाली भी एक माँ होती है, इसलिए हर घटना का पुरुष कारण नहीं है। और जो पुरुषों के अंदर भावना पैदा होती है, हमारा मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, दायां, बायां और पीछे का हिस्सा। हम लोग जो दायां हिस्से से सोचते हैं, ये भावना का हिस्सा होता है, ये हमारी माँ से हमें मिलता है। और जो बायां हिस्सा होता है शरीर का, ये गणित का हिस्सा होता है, ये कैलकुलेटिव होता है, ये हमें पिता से मिलता है। तो अगर इमोशनली रूप से अगर हमारे पास कोई हमारी उथल पुथल है, तो हमें माँ से मिली है। वो हमारी माँ से मिला हुआ एक ऐसा विचार है जो हमें खोखला कर रहा है। एक पुरुष जो बाहर रहता था, वो बाहर अपनी मालकियत समझता था। आज वो घर में है, तो घर में तो पहले से एक मालिक बैठा हुआ है, एक स्त्री। अब 2 मालिक हो गए, एक ही मयान में 2 तलवार कैसे चलेंगी साहब? एक ही आदमी। जो स्त्रियां कहती थी कि हमारे पति हमें समय नहीं देते हैं, अब उनको इतना समय दिया जा रहा है कि अब उन्हें लगता है कि भैया अभी कितने समय बाद कोरोना खुलेगा। क्योंकि वो सोचिए जिन लोगों, और ये वो रिश्ते हैं जो बड़े बड़े धूमधाम से है ना, लोगों ने शादी करके, साहब शादी होगी, बड़े प्यार से अरेंज मैरिज करके लोग रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नहीं रह पा रहे हैं। 60% जो घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं, ये वो शादीशुदा लोगों के ज़्यादा बढ़े हैं। कौन सी शादी जिसमें आप लोगों की शादी में कोई ना कोई चाचा, मौसा, फूफा, भैया, साला कोई तो होगा ना जो शराब पीता होगा, जो बारात में नाचते हैं नागिन डांस करके। और ये वो नागिन डांस करके जो है ना, जब मंडप होता है ना, हवन होता है, तो ये वही लोग आके बैठ जाते हैं चुपचाप। अब मंडप में जब 7 फेरे पड़ रहे हैं, हवन हो रहा है और शराबी वहाँ बैठा है, तो वो हवन पवित्र होगा कि अपवित्र होगा? वो शादी तो वहीं खत्म हो गई, वो खराब हो गई, वो वहीं अपवित्र हो गई। आप जहाँ हवन हो रहा है, जहाँ मंडप हो रहा है, जहाँ भावनाएं पड़ी जा रही हैं, वहाँ पर शराब पी के बैठे हो। और हर शादी में एक व्यक्ति, कम से कम एक, मुझे तो ऐसे भी कहानी है हमारे यहाँ कि पूरी बारात ही शराबी होती है। और आप राजस्थान और हरियाणा आप चले जाओ, वहाँ तो जितने ठाकुर हैं सब औरतें भी शराब पीती हैं। तो हम किस दौर में जी रहे हैं? क्योंकि असुर तो पूरे तरीके से मरे नहीं थे। असुरों को तो फिर विभीषण ने संभाल लिया था। कुछ असुर शुक्राचार्य लेके चले गए थे ऊपर की ओर, सऊदी अरब की तरफ। तो सऊदी अरब की तरफ जो चले गए थे असुर, वो तो हमें दिखाई दे जाते हैं कि हाँ भाई वो असुरों के ही जमाती लोग हैं, 1500 आ गए। और बचे कुछ असुर जो मनुष्य रूप में हैं यहीं पर, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे? अब तो वो मिल गए हैं। अब ये नहीं पता चलता कि देवताओं की संतानें कौन सी हैं, ऋषियों की संतानें कौन सी हैं और असुरों की संतानें कौन सी हैं। पता ऐसे चलेगा कि अगर आप ऋषियों की संतानें हैं तो आप अपना आत्मचिंतन बढ़ाइए। ये आपके पास समय है अपने आप को बदल डालने का पूरे। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि अब इस लॉकडाउन जब ये खुलेगा, तब हमारे हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा। पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अब अमेरिका जैसा शहर भी, यूरोप जैसे देश, यूरोप जैसे इलाके के देश, अब वो फिर से अपनी कहानी लिखेंगे और नए सिद्धांतों को गठित करेंगे कि जीवन ऐसे नहीं जिया जाना, अब जीवन जीने का कोई और तरीका होना चाहिए। क्योंकि इस तरह से जीवन जिया तो अब ये ऐसा लगता है कि जैसे तीसरा विश्व युद्ध हो, अप्रत्याशित तीसरा विश्व युद्ध हो। और हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हम तो लॉकडाउन के लिए भी तैयार नहीं थे। आप देखिए क्या क्या होता था। हम लोग कैसे मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे। लेकिन आज
अब लोग गंभीर होने लगे हैं जब उन्हें पता चला कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन नहीं खुलने वाला। अब क्या होगा? अब जब ये बढ़ गया है तो अब एहसास हुआ कि वास्तव में हम क्या हैं। अपने आप को बदलिए, और जो नदी आपको चिढ़ा रही है, आप गूगल पर देखिए हरिद्वार की अभी लाइव तस्वीरें, बिल्कुल साफ गंगा। तो गंदा कौन कर रहा था? प्रकृति। पूरी दिल्ली वायु प्रदूषण, केजरीवाल जी कह रहे थे कि पता नहीं कैसे साफ होगा, इसके लिए तो हम विधानसभा में बिल लाएंगे और बहुत कड़ा कानून बनाएंगे। प्रकृति ने बना दिया। क्या हुआ? कितनी मौतें हुई? आप कहेंगे कि साहब अच्छा तो कोरोना तो इसका मतलब अच्छा है, फायदा है, लेकिन मौतें तो हो रही है इससे। मैं मानता हूँ कि अच्छा नहीं है, और मैं ये भी मानता हूँ कि मरना नहीं चाहिए, लेकिन वायु प्रदूषण से 88 लाख मौतें हो रही थी। माननीय मोदी जी ने नमामि गंगे मिशन बनाया, 2019 और 20 में 20,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गंगा सफाई के लिए। प्रकृति ने कहा ये रखो, इसको गरीबों में बांटना, हम गंगा साफ कर देते। उन्होंने सारी नदियों को सफाई कर दी। आपने शायद ये सुना होगा, कभी आप अगर अच्छी बात करते हुए कोई नैतिक बात, क्योंकि मैं अभी जो लोग मुझे देख रहे हैं लगातार, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर नैतिकता तो होगी, और मेरी बातें कुछ नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई मैच कर रही होगी, तो उन्हें अच्छा लग रहा होगा, इसलिए कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं। तो मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब आप कुछ नैतिक बात करते होगे तब लोग कहते होंगे अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, अकेले हम थोड़ी ना पूरी दुनिया को बदल लेंगे, अरे ऐसा थोड़ी ना भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अरे ऐसे थोड़ी ना लोग बदल जाएंगे, ये तो घोर कर लोगे, अब इसका कुछ नहीं होने वाला, कोई ऐसे थोड़ी ना कोई का अवतार आ जाएगा। सोचो, उस परमात्मा ने एक छोटा सा विषाणु जो दिखाई भी नहीं देता, पता नहीं क्या है भी है कि नहीं है, समझ में भी नहीं आता, एक छोटा सा विषाणु, परमात्मा ने कहा ले बेटा, इतने से विषाणु ने, इतना सा मेरी उंगली बहुत बड़ी है, छोटे से विषाणु ने ही हमें वो सीख दे दी जो बड़े से बड़े परमाणु बम भी नहीं दे पाए। रूस, चाइना, अमेरिका ये अपनी हेकड़ी दिखाते थे जिस परमाणु ताकत को लेकर, एक छोटे से विषाणु में इन सबका कबाड़ा सा हो गया। लेकिन हमारे पास मौका है, हम वही हैं जो मलेरिया की गोली बनाते हैं और अमेरिका, इटली, युगांडा, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को दे रहे हैं। हम विकासशील देश और विकसित देशों को दे रहे हैं। ये भारत नेतृत्व कर सकता है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत अगर भारत में आ जाए, क्योंकि भारत विश्वगुरु बनने के पूरे कगार पर है, अगर आप लोग तैयार हैं तो। कोरोना एक गुरु की तरह आया है हमारे जीवन में। जैसे प्रकाश के आने से कुछ कीड़े मरते हैं, और मरने भी चाहिए, कुछ खरपतवार मरने चाहिए, कुछ चीज़ें खत्म होनी चाहिए, लेकिन अनिकेत जी, रोहित यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सुन रहे हैं, और बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई है आप लोगों से, जल्दी आप लोगों से मैं मिलूँगा। तो 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी के एक मनोवैज्ञानिक, दो मनोवैज्ञानिक थे, नाथन डेवाल और राय बाउमे साइटर, इन लोगों ने दो ग्रुप बनाए, और
2 ग्रुप छात्रों के बनाया और उन छात्रों पे क्या करा, उन पर टेस्ट किया। तो एक ग्रुप पर उन्होंने कहा कि आप जो डेंटिस्ट हैं, जो आपके दांतों को जिन्होंने ठीक किया, वो जो दर्द आपने महसूस किया होगा उसको याद करो। और दूसरे ग्रुप को कहा कि आप अपनी मृत्यु का चिंतन करो, मृत्यु को याद करो। और फिर दोनों जो ग्रुप थे, बिल्कुल सही बात है, भारत विश्व गुरु था और रहेगा, लेकिन जो भारत विश्व गुरु था उसको याद करके हम इतने अहंकारी हो चुके हैं, अज्ञानी हो चुके हैं कि हमें अब ये दिखाई नहीं देता कि हम किन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं और कैसे लड़ रहे हैं। जो प्राचीन समय की उपलब्धि है उसे याद करके केवल हम खुश तो हो सकते हैं, लेकिन इससे हम अपने आप को बदल नहीं सकते। अगर कोई बिजनेस आपको करना है तो वो बिजनेस करके जो लोग अपने जीवन में जिन्होंने बंद कर दिए वो बिजनेस, जिन्होंने वो बिजनेस करके हार गए, थक गए, आप उन लोगों से मिलो, उनसे वो कारण जानो और आपको पता चलेगा कि बिजनेस फेल होता कैसे। चीन में वुहान शहर में आज यातायात फिर से सुचारू रूप से चलने लगा, लॉकडाउन खुल गया। इतनी जल्दी उन्होंने काबू कैसे पा लिया? कोई वैक्सीन तो अभी बनी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम लगे रहे होड़ में पश्चिमी सभ्यता के, और वहाँ चीन ने पूरा एक कृत्रिम वेपन तैयार कर दिया। हम लोग तैयार नहीं थे और आज भी नहीं है, लेकिन तैयार होना पड़ेगा। हम लोग अपने अपने स्तर पर अगर संतुलित जीवन जीना शुरू कर दें तो भारत कोरोना से बड़ी विपत्तियों से भी लड़ सकता है। हमने लड़ा है हैजा से जो फैला था, हमने लड़ा है पोलियो से जो कितना महामारी का रूप ले चुका था, हम उन बीमारियों से भी लड़े हैं जिस बीमारी से पूरे विश्व में कोई नहीं लड़ पाया। उसके 2 रीज़न हैं। पहला तो ये है कि भारत की जो 70 से 80% जो आबादी है वो शाकाहारी है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। हम हर तरीके से सुदृढ़ हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मजदूरी आबादी है, मजदूर वर्ग की आबादी, डेली कमा के खाने वालों की आबादी है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अभी भी उतने लोग नहीं मर रहे जितने कि आमतौर पर मरते हैं। भारत में प्रतिदिन लगभग 49,481 बच्चे जन्म लेते हैं और 22,500 लोग हर रोज़ मरते हैं। कभी टीवी चैनल और अखबार ने ये चर्चा तो नहीं करी, कभी हमें ये आंकड़े नहीं बताए। क्या जो 22,500 लोग हर दिन मरते हैं, क्या इससे हमारे सरकारों को, मीडिया को कोई लेना देना नहीं? तो फिर आज सैकड़ों हजारों मौतों में इतना उतावलापन, उसका कारण क्या है? इतना प्रेम, इतनी भावना, इतना संवेदनशीलता हो जाना, कारण क्या है? कारण है कि वो छूने से फैलता है। वरना अगर आपकी मौत पर विश्व इतना संवेदनशील होता तो पूरे विश्व में वायु प्रदूषण से 88 लाख लोग मरते हैं, तंबाकू सेवन से 72 लाख लोग मरते हैं, एड्स जैसी बीमारी से 10 लाख लोग मरते हैं, मलेरिया से 6 लाख लोग मरते हैं, हिंसक घटनाओं से 5 लाख लोग मरते हैं। अगर हम लोग पहले इतने सक्रिय होते तो पहले भी तो इससे ज़्यादा मौतें हो रही थी और बीमारियों पर। 88 लाख तो पूरे विश्व में, 88 लाख क्या, 5 लाख भी नहीं मरे होंगे। हिंसक घटनाओं में 5 लाख लोग मरते हैं,
पूरे विश्व में, लेकिन हिंसक घटनाओं में अभी भी, कोरोना वाली घटना में अभी भी 5 लाख लोग तक आंकड़ा नहीं पहुंचा। तो वही बात लौट फिर के ये छूने से फैलता है। लोग आपकी सुरक्षा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा करनी है। ये स्वार्थी समाज हम ही आप लोगों ने तैयार किया है, इसलिए आलोचना भी हम किसकी करें? अपनी, क्योंकि समाज तो हम ही है। निंदा किसकी करें? हम अपनी, क्योंकि समाज तो हम ही है। अपनी हम कर नहीं सकते, इसलिए गलतियां हम छिपा लेते हैं। इसलिए मौका है आज अपनी गलतियां स्वीकारने का और आत्मचिंतन करने का। ये मौका फिर नहीं आएगा, फिर शायद हो सकता है कोई कोरोना नहीं आए, क्योंकि आपने कई बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि अब जो समाज के हालात हैं, अब तो भगवान ही मालिक है, पता नहीं क्या करेगा। तो भगवान मालिक है, तो फिर उसने किया अपने तरीके से, अब ठीक कर दिया, कर रहा है। भौतिक दृष्टि से आप देखो तो जीडीपी गिर गई, फैक्ट्रियाँ सारी बंद हैं, आर्थिक कोई भी उन्नति नहीं है, पूरे विश्व भर की यही हालत है। लेकिन प्रकृति की नज़रों से देखो तो प्रकृति की जीडीपी बढ़ गई, नदियाँ गीत गा रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, हर पेड़ पौधे झूम रहे हैं। जालंधर के बॉर्डर से, पंजाब जालंधर के बॉर्डर से जो 250 किलोमीटर दूर है हिमालय, वो दिखाई दे रहा है, जो नए लोगों ने तो आज तक देखा नहीं। आपको अगर याद हो, आप उत्तर प्रदेश की ओर अगर जो लोग रहते हों, आज से 3-4 साल पहले वायरस टाइप का आया था चिकनगुनिया के नाम से, और हर व्यक्ति को हुआ था, हर घर में हर व्यक्ति को हुआ था। उत्तर प्रदेश की घटना है, मुझे हुआ, मेरे पापा को हुआ, मेरी मम्मी को हुआ, मेरी बहनों को हुआ, मेरे भाइयों को हुआ, और हर घर की यही कहानी। उस वायरस की चर्चा क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो छूने से नहीं फैलता। आज लोग आपकी सुरक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं। आज आप देख लो उन चेहरों को, और उन चेहरों को क्या, हम भी तो वही हैं। आज जो लोग घर में हिंसा फैला रहे हैं, ये बाहर होते तो क्या फैलाते? ये बाहर होते तो वायु प्रदूषण फैलाते, तंबाकू सेवन करते, एड्स फैलाते, मलेरिया फैलाते, हिंसक घटनाएं करते। आज घर में है तो घर में घरेलू हिंसा इन्होंने बढ़ा दी। घर में बैठे हैं तो घर में कार्य कर रहे हैं। हमें ही बदलना पड़ेगा, प्रकृति हर बार मौका नहीं देती। एक माँ है, उसको आप पूजें, उसकी पूजा करो, पर माँ की बात ना मानो, क्या माँ खुश होगी? माँ को आपको भोग चढ़ाओ, चुनरी चढ़ाओ, आरती करो, अपनी निज माँ की बात कर रहा हूँ, खूब सेवा सत्कार करो, पर माँ की बात ना मानो। जो माँ आपके भले के लिए कह रही है, तो क्या माँ खुश होगी? ऐसे ही भारत माँ झंडा लेके निकल गए, जय माता दी, भारत माता की जय। और मुसलमान कहते हैं हम ज़्यादा सच्चे हैं, क्यों? क्योंकि वो तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, वो धरती को 5 बार चूमते हैं, हम तो शायद 1 बार भी नहीं चूमते होंगे। जो विद्या मंदिर के बच्चे पढ़े हुए हैं, मैं विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ हूँ, तो हम लोगों को सिखाया जाता है कि सुबह उठते उठते बोलो कराग्र्य वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम। तो धरती को माथे से लगाते हैं, पर भैया एक ही बार लगाते नहीं, लगाते थे। मुसलमान कहते हैं हम 5 बार लगाते हैं।
तो धरती माता को तो हम पूज रहे हैं, पर धरती माता की बात को नहीं मान रहे। अगर मानते तो ये नौबत ही नहीं आती। अभी भी भारत के ऐसे जिले हैं जहां कोरोना पहुंचा ही नहीं है। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहां कोरोना पहुंचा ही नहीं है। कारण क्या है? कुछ तो बात होगी। बदलना हमें है। अब चित्र नहीं, अब चरित्र पर आकलन करना है। अब चित्र पर ध्यान नहीं, अब चरित्र पर ध्यान देना है। बदलाव तभी आएगा जीवन में, और कोई तरीका नहीं। और ये बदलाव आप ही के माध्यम से आ सकता है। आपने सोचा इस बारे में कि मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, हम ये पुराने नाम क्यों जानते हैं? आज उन कवियों के नाम क्यों नहीं जानते? एक नाम जरूर जान गए होगे आप, अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहते होगे तो। बुलाती है मगर जाने का नहीं, राहत इंदौरी ने कहा। आज हम इसलिए नहीं जानते किसी भी कवि का नाम, क्योंकि कवि की कविता आज बदलाव के लिए नहीं है, वो आपकी वाहवाही के लिए है। आप वाह करते, वाह क्या शेर कहा। पहले वाहवाही के लिए कविताएं नहीं हुआ करती थी, पहले बदलाव के लिए कविताएं। इसलिए कहते थे कि एक कलम में वो ताकत है जो जिंदगी बदल सकती है। पहले कलमों से क्रांतियां लिखी जाती थी, और आज ये बात सत्य, हम प्राकृतिक मूल्यों में जी रहे हैं अभी भी, इसलिए बचे हुए हैं। ये बात सत्य है। लेकिन ये प्राकृतिक मूल्य हमारे भौतिक मूल्य हैं। हमारे अध्यात्म का क्या हुआ? हमारे नैतिक मूल्यों का क्या हुआ? उसको तो हमने बेच खाया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हमने भगा दिया था, नहीं भागे, रूप बदल लिया ब्रिटिश शासन का, और हम पे और इतने एक्ट और धाराएं लगा दी, कानून बना दिए। और आज कितनी कंपनियां? आपने कभी सुना फ्लिपकार्ट ने, यूनिलीवर ने, कोलगेट ने, पेटीएम ने, अमेज़न ने कोरोना से हुई आपदा के लिए कुछ किया हो, दिया हो? क्योंकि हमने नैतिक मूल्य सिखाए नहीं। 6 मौलिक अधिकार तो हमें पता होंगे अपने, हमारे अधिकार क्या है, लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्य वो नहीं पता होंगे, क्योंकि भारत तो अधिकारों की बात करता है ना। इसलिए है ना, भारत सरकार ने सोचा कि क्योंकि कर्तव्य तो माँ बाप की सेवा करना भी है, और आदमी कर्तव्य को बोझ समझता है, इसलिए छोड़ देता है। जैसे हमारे संविधान में लिखा है कर्तव्यों के बारे में, जिसमें 20 पौधे लगाना हमारा कर्तव्य है। आदमी भारत सरकार एक मनोवैज्ञानिक रूप है कि हम कर्तव्यों को बोझ समझते हैं तो नहीं करते उन्हें पूरा। इसलिए फिर वोट डालना हमारा अधिकार है, हमने बोलना शुरू कर दिया, वोट डालना हमारा अधिकार है। हमने कर्तव्य शब्द हटा दिया, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम बोलते हैं कि वोट डालना हमारा अधिकार है तो हम वोट डालने जाएंगे, लेकिन अगर हम कहें कि माँ बाप की सेवा करना कर्तव्य तो बोझ लगेगा। भारत के संविधान में ये बात लिखी हुई है कि 20 पौधे हर व्यक्ति को लगाने चाहिए, कर्तव्य है। क्या अगर इसको अधिकार का नाम देते तो लोग लगाते? शायद हो सकता है लगाते, क्योंकि हम अधिकारों के पीछे ही ज़िंदगी भर भागे हैं। चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो, चाहे वो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार हो।
कहीं भी रहने का, चलने फिरने का अधिकार हो। हम अधिकारों की बात करते हैं हमेशा, हम कर्तव्यों की बात नहीं करते। लेकिन अगर हम कर्तव्यों का पालन करते तो आज जो हमारे भारत में जो स्थिति है, क्या वो होती? नहीं। कोरोना आ ही नहीं सकता था भारत में। अगर आ भी गया था तो वो इतनी जल्दी हमला नहीं करता। लेकिन मैं आपसे 2-3 बातें पूछना चाहूँगा। जो लोग टीवी देखते हैं, और ये घटना सच्ची है, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के 22 अफसर, जिसमें कुछ कर्मचारी भी हैं, एक फाइल उन लोगों के हाथों से गुजरी और सभी को कोरोना पॉजिटिव हुआ। कारण पता लगा तो कैसे? वो फाइल के माध्यम से। वो फाइल में वो कोरोना के वायरस थे। अब आप सोचिए, आप जिन लोगों से ब्रेड ले रहे हैं, दूध की थैली ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, खाने का सामान ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, क्या उस पर सैनिटाइजरिंग कराया गया? क्या उसको डिटॉल में धोया गया? क्या उस पर कोई छिड़काव किया गया? आप भी वही खा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। क्या किसी सब्जी मंडी में सैनिटाइजिंग कराया गया? क्या कारण हो सकता है सैनिटाइजिंग नहीं कराया गया? उसका ये कारण भी हो सकता है कि अगर सब्जियों पे सैनिटाइजिंग कराएंगे तो वो जहरीली हो जाएंगी, आप खाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी सब्जी मंडी को सैनिटाइज नहीं किया गया, क्योंकि सैनिटाइज करते ही वो सब्जियां जहरीली हो जाएंगी और आप शरीर से खराब हो सकते हैं। वो नोट जो आपके हाथ में आ रहे हैं, जब आप सब्जी लेने जाते हैं, दाल लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो वो आपके हाथ में आ रहे हैं, क्या वो सैनिटाइज हैं? वो दूध की थैली, वो ब्रेड जो आप ले रहे हैं, खा रहे हैं, क्या वो सैनिटाइज हैं? हम कितना बचेंगे? हम बच ही नहीं सकते। सही बात तो ये कि हम बचना चाहते ही नहीं। मैंने वही बात कही कि हम लोग मृत्यु की ओर नहीं देखना चाहते। लोग तमाम मर रहे हैं, तमाम लोग मरते थे। एक आंकड़ा है, वायु प्रदूषण से 88 लाख लोग मरते हैं, तंबाकू से 72 लाख लोग मरते हैं, एड्स से 10 लाख लोग मरते हैं, मलेरिया से 6 लाख लोग मरते हैं, हिंसक घटनाओं से 5 लाख लोग मरते हैं। क्या हम चेते? नहीं चेते। तो आज कोरोना से कुछ हजार मौतें हुई हैं और हम चेतने कैसे लग गए? भारत सरकार चेत गई, राज्य सरकार चेत गई, प्रशासन चेत गया, नेता चेत गए, सब चेत गए। कैसे? क्या उन्हें बड़ी फिक्र है आपकी? उन्हें फिक्र है इस बात की कि कहीं आपसे उनको ना हो जाए। उन्हें अपनी फिक्र है। उनकी आपकी फिक्र में उनकी अपनी फिक्र है। अगर उनको आपकी फिक्र होती तो आप कैसे बीमार पड़ रहे हैं? आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकती थी, आपको कैंसर नहीं हो सकता था, आपको बीपी नहीं हो सकता था, आपके जोड़ों में दर्द नहीं हो सकता था, आपको जो खाना पीना खिलाया जाता है उसमें मिलावट नहीं आ सकती थी। लेकिन आपको जो शराब दी गई, जो सिगरेट दी गई, जो मसाले दिए गए, जो सब्जी दी गई, इतना यूरिया, इतना डीएपी मिला के कौन दे रहा है? कौन? सरकार। हमारी इम्यूनिटी को कम किसने किया? सरकार। और ये सरकार कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि वही पुराने नियम होते हैं, उसका इम्प्लीमेशन अलग तरीके से कर दिया, बस बात खत्म। मैं बात कर रहा हूँ इस बात की कि अगर आपकी फिक्र होती तो आप जिस तरह से अंदर से खोखले हो चुके हैं, सर में दर्द होना, भारीपन रहना, गले में है ना इन्फेक्शन होना, धूल मिट्टी से छींके आना, सांस नहीं ले पाना, दम घुटना, पूरी सांस भर ही नहीं पाना। आज 90% व्यक्ति पूरी सांस भर ही नहीं पाते भारत में। ये शोध है। हमारा डायफ्राम यहाँ तक होता है, फेफड़ों का यहाँ तक, हम भर ही नहीं पाते यहाँ तक सांस। बीमार हैं, हमारे लीवर पर सूजन है, उसके कारण से पेनक्रियास सही से इंसुलिन जनरेट ही नहीं कर रहा, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल अप एंड डाउन हो रहा है।
किसके कारण? वो खान पान, वो चीनी, गुड़ को किसने खत्म कर दिया? हर घर में गुड़ चलता था काला वाला, आज नहीं। आप बीमार हैं नहीं, आप बीमार हुए, क्योंकि आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी जिस पे थी, उन्होंने अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया कि कुछ भी बस बेचो। आप जब कुछ भी बेचोगे, कुछ भी खरीदोगे, तो जो जीडीपी का स्केल है वो बढ़ेगा। जब जीडीपी का स्केल बढ़ेगा तो जो विश्व लेवल पर आपके रुपए की कीमत है वो बढ़ाई जाएगी और डॉलर के मुकाबले आप बढ़ोगे। तो कुछ भी है बस बेचो। और हमने खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे सामने है और हम खाली हैं घर में। दो ही काम कर सकते हैं, या तो घर में लड़ाई या पॉर्न वीडियो देखो बैठे बैठे। ये वो भारत है जहाँ संस्कृति की बात की जाती है। और मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कल की रिपोर्ट जो है वो बहुत चौंकाने वाली है। 60% घरेलू हिंसा के मामले बढ़े, 90% भारत में पॉर्न वीडियो देखने वालों की संख्या बढ़ी। हम कौन से दौर में जी रहे हैं हमें खुद नहीं पता। हम कैसे जी रहे हैं हमें खुद नहीं पता। और मैं जानता हूं कि आप अगर जब ये वीडियो समाप्त होगा और ये पुनः पूरा वीडियो जब आप देखेंगे, तो शायद ही कुछ चुनिंदा लोग होंगे जो पूरी वीडियो एक शुरू से लेकर एंड तक देख पाएंगे। क्योंकि जब हमें कोई बताए कि जब वो लोग जो कहते हैं घोर कलयुग है, पता चला कि कलयुग कहाँ है। कलयुगी तो आप हो ना, हम है ना। हमें कौन हम अपने आप को कैसे स्वीकार करें? आज हमारी कलम क्रांति क्यों नहीं लिख पा रही है? आज कबीर की कविता क्यों नहीं बदल पा रही है? आज सरकारों के जो नियम हैं क्यों लागू नहीं हो पा रहा है? आज प्रशासन क्यों हाथ खड़े किए हुए है? क्योंकि जो नियम बनाए गए हैं वो भीतर की आवाज सुनकर नहीं बनाए गए। जो नियम बनाए गए हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था को देखकर नहीं बनाए गए। जो नियम बनाए गए हैं भारत में, वो भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग नियम बनाए गए हैं। आप अगर बंदर को देखकर अगर बंदर को खाना दोगे, तो आप बंदर को मनुष्य कैसे बना पाओगे? बंदर मनुष्य इसलिए बना क्योंकि कुछ बंदरों ने मनुष्य बनने की कोशिश की, वरना आज सारे बंदर मनुष्य होते। आज सारे बंदर मनुष्य नहीं है। हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। हम खोखले हो चुके हैं। आज बदलाव की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आप में से जो इस वीडियो को पूरा देख रहा होगा, वो व्यक्ति आत्मचिंतन जरूर करेगा। क्योंकि जो मैंने आंकड़े आपको बताए, पर मिनट 250 लोग जन्मते हैं पूरे वर्ल्ड में। पर मिनट 150 लोग मरते हैं पूरे वर्ल्ड में। पर घंटे पूरे वर्ल्ड में 1500 लोग जन्मते हैं और हर घंटे 6316 लोग मरते हैं पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में प्रत्येक दिन 3,60,000 लोग जन्मते हैं और पूरे वर्ल्ड में 1,51,600 लोग मरते हैं। और ये आंकड़ा WHO की रिपोर्ट है, जो हर साल ऐसा होता है। हर साल 1,51,600 लोग मरते हैं।
और भारत में 22,500 लोग मर रहे हैं, हर दिन मर रहे हैं। भारत में 22,500 लोग हर दिन मर रहे हैं भारत में। आज तक किसी टीवी चैनल ने हमें बताई नहीं, किसी डॉक्टर ने नहीं बताई, किसी व्यक्ति ने नहीं बताई, किसी संस्था ने नहीं बताई, किसी सभा ने नहीं बताई। आज सैकड़ों मौतों में ही पूरा भारत बंद हो गया। कुछ सैकड़ों मौतों में ही पूरा भारत बंद हो गया, जबकि भारत में 22,500 लोग डेली मरते हैं। तब भारत नहीं चेता। आप सोच रहे होंगे नहीं वो तो प्राकृतिक मृत्यु है, उसके बारे में हम क्या चर्चा करें। ऐसा नहीं है। मैं आपको दोबारा से रिपोर्ट बताता हूँ WHO की, पूरे वर्ल्ड की। वायु प्रदूषण से 88 लाख लोग पूरे वर्ल्ड में मर रहे हैं हर साल। तंबाकू सेवन से 72 लाख लोग मरते हैं हर साल। एड्स जैसे रोग से 10 लाख लोग मरते हैं हर साल। मलेरिया से हर साल 6 लाख लोग मरते हैं। हिंसक घटनाओं से 5 लाख लोग मरते हैं। कभी हमने ऐसी डिबेट तो नहीं रखी जैसे आज कोरोना पर हर टीवी चैनल रखे हुए। बात सिर्फ इतनी है कि वो फैलने से, छूने से फैलता है, सिर्फ इतनी सी। आपकी जान की आज भी कोई कीमत नहीं है, मेरी बात याद है। आपकी जान की आज भी कोई कीमत नहीं है। उसका कारण ये है कि आपको अपनी कीमत के बारे में नहीं पता। आज भी नहीं पता। आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो बाजार से ला रहे हैं, क्या वो सैनिटाइज किया हुआ है जो आप बाजार से ला रहे हैं? नहीं। आप जो सब्जी खरीद रहे हैं, क्या वो सैनिटाइज की हुई है? नहीं। आप जो रुपए ले रहे हैं वापस, क्या वो सैनिटाइज किया हुआ है? नहीं। मान लो आपने दस्ताने पकड़ के ले लिया, कभी तो दस्ताने उतारोगे, कभी तो अपने ग्लव्स खोलोगे। आप कोई भी चीज़, नोट, सब्जी, ब्रेड, दूध की थैली, जो भी आप ले रहे हो, क्या वो सैनिटाइज किया हुआ है? नहीं। इतना सैनिटाइज़र ही नहीं है भारत के पास। इतना सैनिटाइज़र ही नहीं है भारत के पास जो सैनिटाइज करता रहे। 1,32,68,01,576 जनसंख्या है भारत की 2016 के जनगणना के हिसाब से, जिसमें 382 लोग हर वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं और 1.19% की दर से ये बढ़ रहा है 2016 के अनुसार। और 19 बच्चे जन्म ले रहे हैं प्रत्येक 1,000 की जनसंख्या पर, और 7 लोग मर रहे हैं प्रत्येक 1,000 की जनसंख्या पर। और अनुमान है कि भारत चीन को लांघ जाएगा 2050 में। भारत की जनसंख्या होगी 1,65,65,64,54,000। मौका है बदलने का। आप बदलिए। अगर आप अपने साथ हैं तो बूंद बूंद से खड़ा हो जाता है पूरा समाज आप, वरना शायद आप उन्हीं लोगों की कतार में हो जो लोग कहते हैं कि दुनिया अब नहीं बदल सकती। अब तो आप कोई नहीं बदल सकता इस दुनिया में। आदमी को कैसे बदल देंगे? मैं मानता हूँ कि दुनिया नहीं बदल सकती, वो परमात्मा अवतार नहीं लेगा, लेकिन उस परमात्मा ने छोटे से विषाणु के रूप में हमें समझा दिया कि हम कैसे जी रहे थे, हम कहाँ कहाँ आक्रामकता फैला रहे थे। बाहर रहते थे तो फैक्ट्रियों से धुआं करते थे, तंबाकू खाते थे, एड्स बढ़ाते थे। तंबाकू सेवन से 72 लाख लोग मरते थे, एड्स से 10 लाख लोग मरते थे, मलेरिया से 6 लाख, हिंसक घटनाओं से 5 लाख, वायु प्रदूषण करते थे, 88 लाख लोग मरते थे। पूरा दिल्ली का दिल्ली कानून बना दिया उसने नया, विधानसभा बिल पारित लाना चाह रहा था कि कानून बना दें। एक छोटे से विषाणु ने सब सही कर दिया। लोग नमस्ते करने लगे, हवन करने लगे,
भगवान का भजन करने लगे, अपने घर वालों के साथ रहने लगे। लेकिन वो दंडी जो बाहर उत्पात मचाते थे, अब वो घर में उत्पात मचा रहे, तो अब क्या कर रहे हैं, अब वो घर में 60% घरेलू हिंसा के मामले बढ़ा रहे हैं। ये वो लोग हैं उत्पाती, ये वो उत्पाती हैं जो 90%, ये वो लोग हैं जो पॉर्न वीडियो देखते हैं, इसके मामले बढ़े हैं भारत में। जो पॉर्न हब वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक जो है इतना देखा गया, 90% का ग्रोथ हुआ। भीतर से हम इतने खोखले हो चुके हैं कि आनंद की प्राप्ति बाहर से तो हो नहीं पा रही, तो घर में बैठ के क्या करें। हमें ऐसा किसने बनाया? किसी समाज के लोग, समाज के विद्यालयों में। कौन बदलेगा? कैसे? आत्मचिंतन से। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो भारत माता की रक्षा करो, या फिर निकल जाओ झंडा लेकर, एक और नया उत्पाद तैयार खड़ा कर जो भारत में था नहीं थे। विकल्प आपके पास है। अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और किसी महत्वपूर्ण विषय पर अगर चर्चा करनी हो तो वो विषय ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रयास करूँगा हर हफ्ते आपसे मुलाकात करूँ।